हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक सीरीज चल रहा है गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। आज हमारा जो सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट 4 है। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप प्ले लिस्ट में हिस्ट्री पीटी एग्जामिनेशन वाले प्ले लिस्ट में जा करके और अन्य वीडियोस को आप देख सकते हो। यानी आपको करना क्या है, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जैसे राज्य लोक सेवा के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो आपको जरूर हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वह रोल प्ले करता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी की सीरीज मैं पहले आप लोग के समक्ष लेकर के आया हूँ। आप लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आज का मैं चौथा पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, इस पार्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आज लॉर्ड मिंटो द्वितीय की चर्चा करूंगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल था, और कार्यकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वनडे एग्जामिनेशन में सीधा आपको टर्म पूछ देता है कि अभी इनका टर्म क्या था, यानी किस पीरियड से लेकर के किस पीरियड तक इनका शासन था। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा यानी इनके अधीन कौन कौन से कार्य संपन्न हुए, उसके विषय में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो इसके समय में आगा खां और समीमुल्ला खां के द्वारा ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय संयुक्त भारत का हिस्सा था। 1906 में आपको क्या चीज हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह मोस्ट वीवीआई है। जो लोग भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री को जानना समझना शुरू किए हैं, हमारे साथ सिंपल तरीके से हिस्ट्री को वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, वे तत्काल मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, करंट अफेयर से संबंधित मिलेगा, हिस्ट्री से संबंधित। अभी हमारा सीरीज प्री एग्जामिनेशन ओरिएंटेड यानी प्री स्पेशल चल रहा है। यानी जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का सभी वीडियो आपको प्री ओरिएंटेड मिलेगा। प्री के बाद हम फिर मेंस ओरिएंटेड वीडियोस लेकर के आपके सामने आएंगे। वर्तमान में भारत के वायसराय की सीरीज में, यानी अगला जो इसमें पढ़ने यानी बताने योग्य जो चीज है, इनके कार्यकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है ना, 1907 में संपन्न हुआ, जिसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, दो पार्ट में यह बंट गया। पहला पार्ट जो जिसका नेतृत्व नरम दल कर रहा था, दूसरा पार्ट जिसका नेतृत्व गरम दल कर रहा था, यानी कांग्रेस दो पार्ट में बंट गया। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस कमजोर हो गया। साथ ही साथ मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में, और जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगर आपसे कोई यह बोले कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के अंतर्गत भारत विभाजन की नींव रखी गई थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यह बात पूर्णतः देखी जाए तो सही है, क्योंकि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू करने से यह हो गया कि एक न एक दिन भारत का विभाजन होना निश्चित है। अगला जो पॉइंट इसके अंतर्गत है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में 1908 में समाचार अधिनियम पारित किया गया। साथ ही साथ इसके कार्यकाल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अब देखो, खुदीराम बोस और प्लस आपको प्रफुल्ल चाकी, दोनों ने
मुजफ्फरपुर कांड को अंजाम दिया था, जिसके अंतर्गत आपको इनको प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को उसी जुर्म के अंतर्गत सजा के तौर पे मौत की सजा दी गई थी। मिंटो द्वितीय कार्यकाल में अंग्रेजों ने भारत को बांटो और राज को, डिवाइड एंड रूल की नीति औपचारिक रूप से अपना ली। यानी अंग्रेज इस समय तक इस नीति के प्रति बहुत आश्वस्त हो गए थे और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति को पूर्ण तरीके से अपना लिया और साथ ही साथ 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यानी इनको सजा किस केस में सुनाई गई? 1897 ईस्वी में आप लोग को याद होगा चापेकर बंधुओं के द्वारा एक हत्या कांड को अंजाम दिया गया था और इन्हीं के लिए जो है ना तिलक को दोषी माना गया कि इन्हीं के लेख से प्रभावित होकर के चापेकर बंधुओं ने हत्या को अंजाम दिया था, जिसके कारण से तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया और इस तरीके से उस समय जो क्रांतिकारी आतंकवाद संबंधी जो घटनाएं हो रही थी थोड़े समय के लिए शिथिल पड़ गई। अगला जो प्रमुख वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल आप देखोगे तो आपको देखना होगा 1910 से 1916, यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके वनडे एग्जामिनेशन में बैठने वाले लोगों को जरूर से जरूर आपको याद रखना चाहिए। हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो या यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, सभी दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से वीवीआई प्रश्न है कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, जॉर्ज पंचम कब भारत आए, किसके कार्यकाल में? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910-1916 के बीच में इनका कार्यकाल था। इसको जरूर से जरूर आपको मेमोराइज रखना है। समय आप देखोगे तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, यानी बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यानी पहले इसके पूर्व में 12 दिसंबर 1911 के पूर्व में भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और 12 दिसंबर 1911 के बाद इसी में आप देखोगे कि हार्डिंग के ऊपर बम से हमला भी किया गया था, जो कि नाकामयाब रहा था और यहाँ से दिल्ली से कहाँ पे राजधानी हस्तांतरण कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इससे संबंधित है, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए। दोस्तों जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, जब 1911 में बिहार अलग हुआ बंगाल से तो उसके साथ बिहार के साथ उड़ीसा भी था और 1936 में आप देखोगे तो 1936 में फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि हर एक घटनाक्रम आपको दिमाग में बैठ जाए, यानी एक घटनाक्रम से दूसरा घटनाक्रम जुड़ा रहता है। यानी बंगाल से बिहार उड़ीसा टूटा, वह 1911 का डेट है, 1911-12 में अलग हुआ और फिर आपको बिहार से उड़ीसा, और फिर अगर यहाँ से मैं कहूँ बिहार से एक और अलग हुआ झारखंड अलग हुआ। तो झारखंड कब अलग हुआ? तो आपको इसके लिए याद होगा 2000, यह भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? इसीलिए हिस्ट्री आपको घटनाक्रम का सिर्फ याद करने योग्य घटनाक्रम का सिर्फ संग्रह नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी बनाना होता है। आप जब कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके पास तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्वयं आपके पास हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सफल रहा। किससे? यानी भारतीयों से, यानी इंडियन जो थे, इंडियन उनका समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सफल हुआ। अगला जो गवर्नर
आप देखोगे कि वायसराय के अंतर्गत 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बन करके आए। इनके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सूत्रपात किया। होम रूल लीग, आप यह प्रभावित आप देखोगे आयरलैंड, आयरलैंड से प्रभावित यह आंदोलन था जिसमें स्वशासन की मांग की जा गई थी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। यह भी मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी, चाहे वो संघ लोक सेवाओं का एग्जाम हो या राज्य लोक सेवा का एग्जाम हो या वनडे का एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी, या दारोगा का एग्जाम हो, सभी के लिए लखनऊ पैक्ट। और जो भी मैं आप लोग को यहाँ पे जो फोर्थ यानी गवर्नर गवर्नर जनरल और साथ ही साथ आपका वायसराय, यह इसका जो है यह फोर्थ सीरीज है, फोर्थ पार्ट। और इसके पहले जो है ना 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ हिस्ट्री, यानी आप प्ले लिस्ट में क्या सर्च करोगे, वहां पे सर्च करोगे हिस्ट्री पीटी करके, ठीक है ना, तो वहां पे ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे। आप वीडियोस को देखो। मेरा यह दावा है कि 100% क्वेश्चंस अगर इस पार्ट से मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे जाते हैं तो हमारे वीडियो से मिलेंगे। आपको विश्वास के साथ आप पढ़ाई करें। आपको मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, लाइक करते रहें, ठीक है ना। अगला जो इंफॉर्मेशन है चेम्सफोर्ड से संबंधित, मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। यह भी मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत है, यानी आप लोग देख रहे हो बीएचयू, यानी बीएचयू की स्थापना। और इसी से संबंधित हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। अगला जो इंफॉर्मेशन इससे है, चेम्सफोर्ड के अंतर्गत खिलाफत और असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। खिलाफत आप देखोगे 1919 का और असहयोग आंदोलन 1920। यह सभी चीजें जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको स्वयं ये सब चीज पता हो जाएगी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना चेम्सफोर्ड के समय में हुई। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध, यानी रॉलेट एक्ट एक जो है ना 1919 में अप्रैल माह में इसको रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, जो एक काला कानून था। इसका विरोध शुरू हो गया था जिसको महात्मा गांधी ने भी प्रबल रूप से विरोध किया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और विरोध में और ज्यादा तेजी आ जाती है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है, यानी भारत आगमन 1921 में किसका होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को 2-3 बार वीडियो आप लगातार देखोगे तो हर एक इंफॉर्मेशन आपका अपना होगा और एग्जामिनेशन में आप 100% इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप श्योर शॉट आप आंसर दोगे। अगला जो महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रीडिंग, यानी 21 से लेकर के और 26 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करूं तो इनके कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस लिया गया क्योंकि विरोध बहुत तीव्र गति से हो रहा था और भारत के जितने भी इमिनेंट लीडर्स थे उनके द्वारा, यानी गांधी के द्वारा भी पूरी तरीके से इसका विरोध किया गया था और अपने बहुत सारे जो भारतीय नेता थे उनका विरोध तब तक जारी रखने का ऐलान कर चुके थे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता है। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने 1919 में लॉर्ड रीडिंग के अंतर्गत इसको वापस लिया और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। यह महत्वपूर्ण विद्रोह है जो 1921 ईस्वी में हुआ था और 1921 ईस्वी यानी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था और यह मोपला किसानों का विद्रोह था। और यहाँ मोपलाओं के विषय में आप यह जान सकते हैं कि यह यहाँ के जो जमींदार थे वे हिंदू थे और जो कृषक थे वे लोग मुस्लिम थे। इसीलिए मोपला विद्रोह को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1921 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इसी के अंतर्गत अगला जो इंफॉर्मेशन है 5 फरवरी 1922 से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई है, आपको इसको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई
जिसमें गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक प्रश्न यहाँ पे यूपीपीएससी में पूछा गया, चौरा चौरी कहाँ पे है? तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ठीक है ना, इसको आप याद रखोगे। और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बहुत सारे बच्चे सही भी किए थे प्रश्न को, बहुत सारे बच्चे गलत भी किए हुए थे, इसीलिए आपको बहुत बारीकी के साथ मैं हिस्ट्री को एकदम सिंपल वे में मैं आप लोग को आपके भाषा में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह क्लास पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड है। जो लोग भी वनडे या लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उन लोग के लिए वीडियो एकदम मोस्ट वीवीआई के श्रेणी में है। यानी यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो एक भी हिस्ट्री का प्रश्न आपसे दायरे से बाहर नहीं होगा और बड़ी आसानी के साथ आप 100% स्कोर करोगे। इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन नवंबर 1921 ईस्वी में भारत यात्रा हुआ और इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। विरोध में, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में पूरे भारतवर्ष में आपको बंद का हड़ताल का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 1923 में इनके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत, अब ध्यान पूर्वक आप देखो यहाँ पे 1923, यानी यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यहाँ से जो आईसीएस की जो परीक्षाएं थी दोनों जगह आयोजित की जाने लगी। यानी आपको एक तो इंग्लैंड में पहले जो आयोजित होती ही थी और इसी के साथ साथ इंडिया में भी आयोजित की जाने लगी, ठीक है ना। यानी दोनों, इसका डिमांड आप देख रहे हो कि आप उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। तो बहुत भारी भारतीय युवा वर्ग के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया था इसका। उसके बाद में फिर 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था विरोध स्वरूप। और उसी की दिशा में आप देखोगे तो अगला परिवर्तन हुआ कि 1923 में इंग्लैंड और भारत दोनों जगह परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, जिससे भारतीय युवा जो आईसीएस में अपना कैरियर तलाश रहे थे उनके लिए कुछ हद तक सुविधा मिला। इनके कार्यकाल में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। साथ ही साथ दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अगला जो वायसराय है वह है लॉर्ड इरविन। यानी 1926 1926 टू 1931 तक, यानी 1926 से 1931 मोस्ट वीवीआई है, कार्यकाल जरूर याद रखेंगे। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में मैच करने के लिए पूछा जाता है तो उसमें कार्यकाल संबंधी प्रश्न होते हैं। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हरकोट बहलर समिति का गठन किया गया। साथ ही साथ लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन आयोग का गठन भारत आया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया लॉर्ड इरविन के समय में। और साथ ही साथ गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन आरंभ किया। साथ ही साथ दांडी मार्च का आयोजन भी इसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, जिनकी कार्यकाल क्या थी 1926 से लेकर के 1921। आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट को भी मोस्ट वीवीआई है, जरूर याद रखोगे। साथ ही साथ साइमन कमीशन को याद रखोगे। साइमन कमीशन के संबंध में आप लोग को यह जानना है कि इसमें सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह साइमन कमीशन भारत आया हुआ था, ठीक है ना। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर इरविन के कार्यकाल संबंधी अन्य उपलब्धियों को आप देखोगे तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। यह संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिया गया। और 1929 में जो लाहौर में हुआ था अधिवेशन, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से एक अति महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है।
अगला जो इंफॉर्मेशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी आप यहाँ पे एक चीज देखो, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज प्रथम सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन, ठीक है, और बीच में आपका द्वितीय सम्मेलन है। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, बाद बाकी प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। यहाँ से एक प्रश्न वीवीआई है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या आपका पीएससी का एग्जामिनेशन हो, कि चाहे कोई वनडे एग्जामिनेशन हो। एक प्रश्न यहाँ और बनता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी 12 मार्च 1930 यह मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं अक्सर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इरविन के कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी समझौता हुआ था। यह मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को आप पलटोगे या पढ़ने के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हो तो प्रीवियस पैटर्न पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व करने होते हैं। तो एक से अधिक बार 5 मार्च 1931 को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा आगामी वर्ष के एग्जामिनेशन के लिए भी है। यह बहुत वीवीआई प्रश्न है और लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित की गई इसके कार्यकाल में, और इसी समझौता के, गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत यह आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित किया था। और साथ ही साथ इसके कार्यकाल में पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका था। और इनके यानी भगत सिंह के द्वारा, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था, किसमें? असेंबली में, क्योंकि इनका यह मानना था कि सरकार बहरी हो गई है और इसको खोलने के लिए, इनके कान को खोलने के लिए बम धमाके की जरूरत है। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह बम धमाका किसी जान माल की हानि के लिए नहीं था, यह बहरी अंग्रेजी सरकार के कान को खोलने के लिए था कि भारतवर्ष के अंतर्गत सुधार संबंधी कार्य और भारत को आजादी मिलनी ही चाहिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। अगला जो महत्वपूर्ण आपको वायसराय है, लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 यानी 1931 से 1936 तक, यह भी आप डेट याद रखोगे, यह भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं आपके लिए। और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज का आयोजन किया गया, और इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है ना, गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, बशर्ते कि यह सम्मेलन से बहुत ज्यादा हासिल नहीं हो पाया कुछ भी, लेकिन यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी किस, आपको जहाज से ब्रिटेन गए थे, नहीं, ये सब जो है ना आईएनएस तलवार से, मतलब कई तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोगों को लगातार जो है ना हिस्ट्री पढ़ाने के दरमियान आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ अभी शुरू ही किया हूँ, अभी गवर्नर जनरल और वायसराय को मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से मैं हर एक सेक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, साथ ही साथ एक एक इंफॉर्मेशन को आपको याद कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था, यानी किसका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था गांधी जी के द्वारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे अगर इंफॉर्मेशन मैं बताऊं आप लोग, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, यानी यह सम्मेलन मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और साथ ही साथ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 25 सितंबर 1932, अगेन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता कहा जाता है, पूना पैक्ट के नाम से आप इसको, पूना पैक्ट के नाम से इसको आप जानते हो, यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में
यानी दलितों के प्रश्न के ऊपर, यानी दलितों के अधिकार से संबंधी यह पैक्ट था। और यह पैक्ट होने के बाद में यानी दलितों का सहयोग आंदोलन को मिला। अगला जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसी के कार्यकाल में रैमजे मैकडोनाल्ड जो क्या थे, यानी पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे। इनके कार्यकाल में विवादास्पद 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके लिए, जरूर से जरूर आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार आपके संघ लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवाएं के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रावधान किया गया था। यानी सांप्रदायिक पंचाट इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए था कि यहाँ से हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाए। इस तरीके से आप देखोगे कि सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरीके से आप सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत आपको यह चाल चली गई अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाए, जिसको नकार दिया था। यानी दो समझौता गांधी जी के बीच में और प्लस अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ और समझौते का परिणाम हुआ कि सांप्रदायिक पंचाट को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है ना। अगला जो इंफॉर्मेशन आपके लिए 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 डेट्स आप देखोगे, लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख इमिनेंट लोग भाग नहीं लिए, कांग्रेस पार्टी भाग नहीं ली। आप कांग्रेस पार्टी इसमें भाग नहीं लिया, मैं बता चुका हूँ। कांग्रेस प्रथम सम्मेलन और तृतीय सम्मेलन दोनों में कांग्रेस ने, आईएनसी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में, वो भी किसके नेतृत्व में, तो भारतवर्ष के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके कार्यकाल में पास हुआ। अगला जो कार्यकाल है लॉर्ड लिनलिथगो का है, 1936 1936 टू 1943 के बीच में इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रमुख घटनाओं में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक आज भी भारतवर्ष में एक पार्टी के रूप में आप देखोगे कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या आपको केरल हो, जहां भी वामपंथी लोग प्रमुख रूप से अपने अधिकारों के लिए दावा पेश करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। और यह स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था प्रांतीय, वह त्यागपत्र दे दिया। और साथ ही साथ 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। लीग के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया और कहाँ, 1940 में, और जगह कौन सा था, तो लाहौर। इस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है, एक एक प्रश्न आपके अपने हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छा आप करोगे। अगला जो महत्वपूर्ण है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और 1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसके प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इन सब चीजों को याद रखोगे, यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ 1942 में गांधी जी ने करो और मरो का नारा देकर के 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। यानी यह डेट्स आप याद रखोगे, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आपको शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा
और अंग्रेजों के द्वारा जो भारतवर्ष के जो प्रमुख इमिनेंट लीडर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत आपको जेल दे दिया गया, नजरबंद कर दिया गया और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में उभरा और अंततोगत्वा 1947 में आप देखोगे कि अपने अंतिम परिणति को प्राप्त किया। लॉर्ड वेवेल, अगला जो महत्वपूर्ण हम लोग को पढ़ाई के दृष्टिकोण से है 1943 टू 1947 लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल के अंतर्गत 1945 में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसको वेवेल प्लान या शिमला समझौता कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई है प्रश्न, जरूर से जरूर आप इसको मेमोराइज करोगे, याद करोगे। और 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 1946 में, जिस विद्रोह को शांत करने में आपको नेहरू जी ने और प्लस क्योंकि भय यह था कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत तेजी के साथ इस विद्रोह को कुचला जा सकता है, इसलिए नेहरू के प्रयास के और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से इन आंदोलनकारियों को समझा बुझा करके और आंदोलन को शांत कराने का प्रयास किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एपी अलेक्जेंडर। अब दोस्तों यहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये तो 3 सदस्य हो गए, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? यह अध्यक्ष थे। इस तरीके से आप लोग को यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलेगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 30 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। उन्होंने ये कहा, क्लेमेंट एटली जो वर्तमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 20 फरवरी 1947 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, बशर्ते आप देखोगे कि आज़ादी 20 फरवरी 1947 के थोड़े समय बाद मिली। उसके बावजूद भी एक टारगेट था इनका कि इस समय तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 से 48 तक जो इनका कार्यकाल है, मोस्ट वीवीआई है, जरूर याद रखोगे आप लोग, तो इनको वायसराय बना करके भेजा गया कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी दिलवा करके और शांतिपूर्वक चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश की जाए। इसके अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, अब इसको आप मोस्ट वीवीआई में रखोगे, अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय अगर पूछा जाए और अंतिम भारतीय वायसराय पूछा जाए, ठीक है ना, तो आप इन दोनों में फर्क समझोगे। अंतिम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन कहोगे, अगर अंतिम वायसराय भारतीय पूछा जाए तो फिर सी राजगोपालाचारी कहोगे, ठीक है ना। और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की और साथ ही साथ 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पारित करके भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और यहाँ पे 18 जुलाई 1947 यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसको नोट कर लो या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। और 4 जुलाई को जो पेश किया गया था 1947, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और माउंटबेटन के भारत का विभाजन जो 3 जून 1947 जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से आप सभी इंफॉर्मेशन को याद रखोगे और एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को 2 टुकड़ों में करके और भारत और पाकिस्तान में 2 राज्यों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और इसके ठीक पहले 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया था। और ठीक एक दिन बाद यानी आधी रात्रि को 15 अगस्त 1947 को आपको भारत को
स्वतंत्रता मिल गई थी। क्योंकि इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई थी क्योंकि भारत से ही टूट करके एक छोटे से पार्ट को तोड़ करके और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इसी वजह से पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली और आधी रात्रि के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। अंतिम यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक आपको भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। यानी एक प्रश्न यहाँ से वीवीआई के तौर पे आप याद रखोगे, यहाँ से भी यह प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आप देखोगे कि भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होने लगे और साथ ही साथ आप देखोगे कि चुनाव की प्रक्रिया के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय शासन प्रणाली को संचालित किया जाने लगा। ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियोस को मैं समाप्त करता हूं और अगला वीडियो आपको जल्द मैं देखो यहाँ पे क्या है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तभी अगला वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से और अच्छे ढंग से बन करके और बहुत सारे शोध उपरांत आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से आपके सामने उपलब्ध होगा। मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगला वीडियो जल्द आप लोग के समक्ष उपस्थित होगा। इसी के साथ मैं आपका एडुकेटर मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह इस वीडियोस को समाप्त करना चाहता हूं और इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।